नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीआर हिंदी क्लासेस में। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, 20 प्रश्नों की सीरीज आप पहले पढ़ चुके हैं, जो कि सीईटी बेस जो हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो इन टेस्ट सीरीजों को देखकर आप अपनी ज्ञान को, अपनी तैयारी को अच्छी प्रकार से परख सकते हैं। आप कंटिन्यू बने रहें और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और इसी प्रकार से हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज प्रश्न नंबर 21 की चर्चा करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ड और ढ़ इन दो वर्णों के क्या नाम होते हैं। इन दो वर्णों के नाम बताएं। क्या ऊष्म व्यंजन होते हैं? क्या ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं? क्या ये अयोग्यवा होते हैं या उत्क्षिप्त होते हैं? तो जैसा आपको पता है कि हम पहले ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन श, श, श और है। ये चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ये चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ की बात करूं तो ये होते हैं य, र, ल और व। ये भी संख्या में कितने होते हैं? चार होते हैं। अयोग्यवा की बात करें तो ये दो होते हैं, अंग और अ है। क्या होते हैं? ये दो होते हैं, अंग और अ है। ये दो होते हैं संख्या में। बात रही इन दो की उत्क्षिप्त व्यंजन, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको ताड़न जात भी कहा जाता है। इनको ताड़न जात भी कहा जाता है। और इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात आपको मैं बता देता हूं कि अड़ और हड़ ये उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। इन व्यंजनों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। इन दो वर्णों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखना है। और ये दो वर्ण जहां लगे होते हैं वो हमेशा कौन सा शब्द होते हैं? वो हमेशा तद्भव। क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं, क्योंकि ये हिंदी के विकास होने के बाद में इन दो वर्णों को लिया गया है। कि हिंदी का विकास होने के बाद में इन दो वर्णों को लिया गया है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा। क्या शब्द दिया हुआ है? जातिवाचक संज्ञा। एक नगर, बी सेना और टी मेघदूत, सी मेघदूत और डी ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो मैं दे देता हूं आपको सभा। ये चार ऑप्शन आपके सामने। तो सबसे पहली बात है नगर। नगर कौन सी संज्ञा है? तो इसमें आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा है। नगर जातिवाचक है, सेना जातिवाचक है, सभा जातिवाचक है और मिस प्रिंटिंग हुई है। इसमें पूछना था जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नगर क्या है? जातिवाचक है। सेना क्या है? जातिवाचक है। और मेघदूत क्या है? तो इसमें ध्यान रखना है आपको कौन सा शब्द नहीं है। मेघदूत। मेघदूत शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या है? ये है व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। मेघदूत एक कालिदास के द्वारा मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, एक काव्य है। बहुत ही सुंदर काव्य है, जिसको दो भागों में बांटा हुआ है। इसी प्रकार से ये एक व्यक्ति के द्वारा कृत रचना है। तो इसी प्रकार से मेघदूत क्या हुआ?
जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की चर्चा करते हैं हम। ये आ गया संधि का। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है अहन प्लस निशा। अहन प्लस निशा। अहन का मतलब होता है दिन, निशा का मतलब होता है रात। तो शब्द दिया हमें अहन निश। तो आपको बताना है इसके अंदर कौन सी संधि होगी। अहनिशा होगा या अहरनिश होगा या अहरनिशा होगा या अहोनिश होगा। विसर्ग संधि दी हुई है। पहला ऑप्शन क्या है? गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है? सही। तीसरा क्या है? गलत। और चौथा क्या है? गलत। इसमें ऑप्शन हमारा नंबर है बी। कौन सा ऑप्शन है? बी, अहन निश। अहन निश का अर्थ होता है दिन रात। क्या? अहरनिश का होता है दिन रात। क्या अर्थ होता है? दिन रात। ये विसर्ग संधि का है। इस ए के बाद विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद में न है और न यानी न होने से ये रै बन गया है और रै से क्या है? अहरनिश। और जहां निशा शब्द अहन के साथ जुड़ता है वहां निश रह जाता है। ये मैंने अहन की संधि विशेष तौर पर अलग प्रकार से वीडियो करवाई हुई है। आपको प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उस थंबनेल पे ऊपर आप देख सकते हैं कि अहन की संधि अलग से करवाई हुई है मेरी, अच्छे प्रकार से समझाई हुई है। आप इसको एक बार जरूर देखें। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखो, उपसर्ग का प्रश्न आ गया। किसका आ गया? उपसर्ग। इसमें पूछा है उपसर्ग है किसमें है? संतोष शब्द के अंदर उपसर्ग है। या सम है या फिर सम है या सन है या सन है। सी नहीं है और डी भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? बी। कैसे बनेगा शब्द? शब्द बनता है सम प्लस में तोस। क्या शब्द है? सम प्लस में तोस। तय क्या है? तय है एघोष शब्द। कौन सा है? एघोष। और ये क्या है? मैं। ये संधि में मैंने अच्छी प्रकार से बड़े डिटेल के साथ समझाया हुआ है। बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं। इनका तरीका बदल सकता है लेकिन नियम तो वही है। नियम को आप अच्छी प्रकार से देखें, अच्छी प्रकार से समझें, अच्छी प्रकार से पढ़ें, फिर आपको चीजें बड़ी बारीकी से समझ में आएगी। देखते ही सामने ऐसे लगेगा जैसे ये तो कुछ है ही नहीं। सम प्लस मैं के बाद में कोई भी वर्ण आ जाए, क्या है? जैसे मैं के बाद में कोई भी कै से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण आ जाए तो मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। अगर कै से लेकर मैं को छोड़ दें तो अगर सामने मैं आ गया तो दो मैं हो जाते हैं। जैसे सम प्लस में मान। क्या शब्द हो गया? सम्मान। क्या हो गया? मान सम्मान। इसी प्रकार से अगर इसी प्रकार से आपके सामने शब्द आ जाता है, जैसे अगर मैं के बाद कोई वर्ण आता है तो अगर आ जाते हैं आपके सामने अंतस्थ, अगर आ जाते हैं अंतस्थ तो इस मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। इन बातों को आप ध्यान रखें। ये संधि में बड़े डिटेल के साथ बड़ी व्याख्या करके एक एक चीज को बड़ी बारीकी से लिख लिख कर समझाया हुआ है। आप उनको देखें, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। दैनिक, ये प्रत्यय से शब्द लिए। मैं हर दिन हर टॉपिक से एक एक प्रश्न उठाने की कोशिश करता हूँ कि सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाएं और हमें कितना पता है। और प्रश्न ऐसे नहीं है, प्रश्न आए हुए प्रश्न है और बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। वही प्रश्न उठाने की कोशिश करते हैं। दैनिक, दैनिक शब्द में क्या है? दैनिक शब्द में मूल शब्द है दिन
ऑप्शन आप बताना। और दिन में जोड़ दिया हमने इक, ये भी मैंने करवाया हुआ है। तो इसमें क्या बनता है, ई को, इसमें क्या है, ई को क्या हो जाता है, ई को हो जाता है आई। तो ई है इसमें आदि वृद्धि के, दैनिक, क्या शब्द बन गया, दैनिक। क्या शब्द बन गया, दैनिक। इसी प्रकार से हम कुछ और शब्द ले लेते हैं, जैसे सप्ताह। क्या शब्द है, सप्ताह, और हमने जोड़ा इसमें इक, तो क्या बन गया, साप्ताहिक। क्या शब्द बन गया, साप्ताहिक। इसी प्रकार से हमने एक शब्द लिया अर्थ। क्या शब्द लिया, अर्थ, और अर्थ में हमने क्या जोड़ दिया, इक। अर्थ, और अर्थ में क्या जोड़ा हमने, इक। तो शब्द क्या बन जाएगा, आदि वृद्धि के कारण। इसमें ए का आ हुआ है, यहां देखो, और इसमें ए है, तो इस ए का इक प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा, आ रे थी क। तो क्या शब्द बन गया, आर्थिक। क्या शब्द बन गया, आर्थिक। इसी प्रकार से और देख लीजिए, जैसे शब्द क्या है हमारे सामने, व्यक्ति। क्या है, व्यक्ति, और व्यक्ति में हमने जोड़ दिया इक। क्या शब्द जोड़ दिया, इक प्रत्यय जोड़ दिया। तो इक प्रत्यय से ये क्या बन गया, वै के अंदर ऐ की मात्रा, वैयक्तिक। क्या शब्द हो जाएगा, वैयक्तिक। क्या शब्द बन गया, वैयक्तिक शब्द बन गया। बड़े अच्छी प्रकार से ये करवाए हुए हैं, पढ़ते हैं, आप देखें वीडियो में जाके। इसी प्रकार से हमारे सामने एक शब्द आता है, शुद्ध शब्द बताइए। क्या शब्द पूछा है, शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द बताना है, अभ्यारण्य। बहुत जगह आपको ये लिखा हुआ मिलता है, और बहुत बार करवाते भी हैं टीचर, फिर भी ध्यान नहीं रहता। बार बार यही परीक्षाओं में घुमा फिरा के यही पूछ ले जाते हैं। एक ना तो दो, तीन परीक्षा, दो परीक्षा छोड़कर तीसरी परीक्षा में, हर तीसरी परीक्षा में इनमें से एक प्रश्न, एक ना एक ऑप्शन दे दिया जाता है। अनुग्रहित, दूसरा शब्द क्या है, अनुग्रहित। इष्ट, कसूर। जो शब्द इसके अंदर आपको ये बताना है शुद्ध कौन सा है। देखिए आप, इसमें शुद्ध, जैसे अभ्यारण्य, इसका होता है ए, भय या रण्य, ये शब्द होता है शुद्ध। इसमें ए उपसर्ग लगा हुआ है, और भय और आरण्य होता है जंगल। क्या होता है, जंगल। जिस जंगल में भय नहीं है, है का मतलब नहीं है, वो होता है अभ्यारण्य। रिजर्व जंगल की बात कर रहे हैं, जो संरक्षित जंगल होता है उसकी बात कर रहे हैं। अभ्यारण्य होता है, यानी भय इसके अंदर पूरा आएगा। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, ए, देख लीजिए आप, प्लस में भय, प्लस में क्या है, आरण्य। क्या है, आरण्य, जंगल, ये होता है। ए, भय, आरण्य। आरण्य का मतलब होता है जंगल, और भय, जिसमें भय है, जिस जंगल में जानवरों को भय है वो क्या होता है, भयारण्य। और जिसमें भय नहीं है वो क्या होता है, अभयारण्य। इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं, और ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं। और अगर ये टेस्ट सीरीज आप कंटिन्यू लगाते हैं तो विश्वास करिए कि आपको परीक्षा में मात नहीं खानी पड़ेगी। अनुग्रह, इसमें शब्द क्या है, उपसर्ग है अनु, और शब्द हमारे पास ग्रह, और यहां प्रत्यय है इत। क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है इत। तो इस ग्रह में इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये संस्कृत का नियम है कि ये बन जाता है गृहित। इसमें दो गलतियां हैं, एक तो रै की गलती है, री की गलती है, और एक ई की गलती है। तो क्या शब्द बन गया, गृहित, और इसमें आप अनु जोड़ दीजिए तो शब्द क्या बनेगा, अनुगृहित। क्या शब्द बनेगा, अनुगृहित बनेगा। इसी प्रकार से आगे जो शब्द दिया हुआ है इष्ट, ये इष्ट नहीं होता, ये यहां बता देता हूं आपको, इष्ट दिया हुआ है, इष्ट नहीं होता, इसमें होता है इष्ट।
इष्ट देव। क्या होता है? इष्ट देव। इष्ट होता है तो इष्ट नहीं होता। ठ और ट संबंधी है, शुद्धि है इसके अंदर। और एक दिया इसके अंदर कसूर। ये शब्द क्या है? ये शब्द है शुद्ध। ये शब्द क्या है? शुद्ध। और अक्सर हम गलती करते हैं, क्या लिखते हैं? लिखते क्या है? लिखते हैं कुसूर। उसका क्या कसूर था? कसूर नहीं, कसूर होता है। क्या होता है? कसूर होता है। ये शब्द शुद्ध है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से आप कुछ देख लीजिए शब्द, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कुछ है, जैसे अनुग्रहित। क्या शब्द है? अनुग्रहित हमने पढ़ ही लिया। तो ये इसमें कहा गया है कि जो इत, संस्कृत का इत प्रत्यय होता है, कौन सा प्रत्यय होता है? कौन सा प्रत्यय होता है? इत। कौन सा प्रत्यय होता है? इत। जिस शब्द के अंत में इत प्रत्यय लगता है और वहां र है आगे, और र का क्या हो जाता है? री हो जाता है। इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें। जो र होता है उसमें क्या हो जाता है? री हो जाता है। जैसे ग्रह शब्द है। क्या शब्द है? ग्रह। और इसमें इत जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गृहित। क्या शब्द बनेगा? गृहित। इन शब्दों से, इन नियमों से ही शब्द शुद्धि हम सीखते हैं। इन चीजों को विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। और आगे दिया पर्यायवाची शब्द। देखो सारे टॉपिक उठा रहा हूँ एक एक प्रश्न। हर 10 प्रश्नों की सीरीज होती है। अगर आप चाहते हो कि एक साथ इकट्ठी लेके आए तो आप कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पहुँचाएं, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। तो आप थोड़ा सहयोग करेंगे तभी बढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से इससे बढ़िया कोशिश करेंगे आपके साथ प्रश्न लाने के लिए आपके सामने, और जो अच्छी प्रकार से अच्छे टेक्निकल तरीके से लेके आने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे, वीडियो को ज़्यादा प्रश्नों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, थ्योरी वाली क्लासें लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यतीम। क्या शब्द दिया हुआ है? यतीम। यतीम शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है यतीम शब्द का पर्यायवाची। यतीम शब्द पहली बार सुना है कईयों ने तो, लेकिन इसका ध्यान रखो आप। यतीम शब्द का पर्यायवाची होता है, आया हुआ प्रश्न है एचएससी के अंदर, तभी मैंने ये वहां से उठाया है। यतीम शब्द का पर्यायवाची है मंजूरी, बेसहारा, गिराव या नमूना। देखो इसका उत्तर है बेसहारा। प्रश्न संख्या 28 का बी आंसर। बेसहारा। अनाथ। बेसहारा, अनाथ। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। सही पर्यायवाची शब्द बताइए। कौन सा शब्द बताना है? सही पर्यायवाची। गण का क्या होता है? नगण होता है पर्यायवाची। गण का नगण, या नग का अंगूठी होता है। भव का सागर होता है। ये अमृत का विष होता है। ये पर्यायवाची कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो गण का पर्यायवाची होता है समूह है। क्या होता है? समूह है, सेना इत्यादि। और नग का होता है प्रवत। क्या होता है? नग का पर्यायवाची क्या होता है? प्रवत। और भव का सागर, बिल्कुल सही है ये, भव सागर। और अमृत का क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची नहीं, विलोम होता है विष। क्या होता है? विलोम होता है विष। लेकिन अमृत का पर्यायवाची होता है पानी। क्या होता है?
पानी, रस। इसी प्रकार से आज इस संख्या 29 का जो उत्तर है वो है भव सागर। आज की अंतिम प्रश्न, सही विलोम शब्द बताइए। इसमें आपको बताना है विलोम शब्द। जैसे गौरव, गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? गौरव। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव। भूत का विलोम शब्द क्या होता है? अतीत काल। मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है? प्रधान। या सृजन का विलोम शब्द क्या होता है? उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गौरव का सही विलोम शब्द क्या है? लाघव। ये गुरु शब्द है और गुरु में वह प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया? गौरव। गुरु में वह प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना है गौरव। और लघु में, अब आपको पता चल गया होगा, गुरु, लघु, और लघु में वह प्रत्यय जुड़ने से क्या बना है? लाघव। यही जो इक वाला जो नियम अभी पीछे करवा के आए हैं, वही नियम लागू होता है इसके अंदर। क्या होता है? वही नियम। गुरु लघु दोनों बताओ विलोम है कि नहीं है? गुरु बड़ा, लघु छोटा, और वह प्रत्यय जुड़े इसके अंदर, कुछ नहीं है। बाकी बस प्रत्यय जुड़ने से इनका थोड़ा सा बनावट में, शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ है, लेकिन है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, है तो एक दूसरे के विलोम। भूत का अतीत काल नहीं होता। भूत का अतीत काल तो पर्यायवाची होता है। भूत का अतीत, भूत का होता है भविष्य। मुख्य का प्रधान, ये भी पर्यायवाची है। मुख्य का होता है गौण। क्या होता है? गौण। और सृजन का उत्पत्ति, ये भी पर्यायवाची है। इसका विलोम क्या होता है? सृजन का, सृजन का होता है विलोम संहार। सृजन करना, उत्पन्न करना, और समहार, ये भी संधि वाला अभी तो समझा के आए थोड़ी देर पहले। सम प्लस में हार, उपसर्ग कौन सा इसमें? सम, और सम प्लस में हार। सृजन, उत्पत्ति, संहार, संहार करना, मारना, संहार करना। तो ये था हमारा अंतिम प्रश्न आज का सीरीज का। हम फिर एक नई वीडियो लेके आएंगे। आप दोस्तों से यूं ही भेंट होती रहेगी, और इस वीडियो को आप जितने भी जो हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी को बढ़ावा देना चाहते हैं, हिंदी को मुख्य रूप से अपने जो मातृभाषा है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैलाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में, हिंदी प्रेमियों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लिए हर रोज़ सीरीज़ लेके आते रहें, ये हमारा मोटिवेशन बने। और इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये आपको हिंदी के ज्ञान के साथ साथ परीक्षाओं में एक अच्छे अंक की, जो 10 अंकों की परीक्षा होती है, उन, जैसे इसमें पता है आपको कि 8 से 10 तक नंबर आने की संभावना है। और हम चाहते हैं कि इन्हीं प्रश्नों को आप सीरीज लगाते रहें, और इन प्रश्नों को लगाने से आपके एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और इसी प्रकार से इसी प्रकार के जो प्रश्न आएंगे आप उनको करने में सक्षम रहोगे। तो धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।